दर्शकों, यंग बाइट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक्स डिस्ट्रिक्ट जज शक्ति गुप्ता जी। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कैसा रहा इनका अब तक का सफर। सर, आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, कैसा रहा आपका अब तक का सफर? मैडम, बहुत अच्छा रहा। काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा दोनों तरह से, चाहे वो एक वकील की हैसियत में रहा या एक जुडिशियल अफसर की हैसियत में रहा। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एज अ एडवोकेट और एज अ जज? मैडम, दोनों के ऐसा है कि दोनों के एक्सपीरियंसेस तो डिफरेंट हैं। दोनों के आप देखिए कि एक तरफ वैसे तो एक नदी के दो किनारे हैं जी। एक तरफ पे जज है, एक तरफ पे वकील है। पहले मैं वकालत के बाद मैंने लॉ करने के बाद वकालत ज्वाइन कर ली। साल 1981 से लेके मैं जनवरी 1987 तक मैं वकील रहा। मैंने केसीएस क्वालिफाई किया। मैंने केसीएस में टॉप किया था जेएनके में, और ये रिजल्ट दिखने के बाद केसीएस का मुझे मुंसिफ वसूली लगाया गया। उसके बाद कई हैसियतों में कभी मैं सब मुंसिफ काफ़ी देर रहा, फिर मैं सब जज रहा, फिर मैं सेशन जज काफ़ी देर रहा। उससे पहले मैंने 5-6 साल वकालत की थी। बहुत अच्छा पीरियड रहा वकालत का भी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे सीनियर थे, वो एक बड़े पाइस और बड़े जिसको कहते हैं कि वंडरफुल पर्सन थे, जिनसे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी और काफ़ी काम हमने सीखा था। और उसी वजह से हम लोग इसमें जब हमारा कंपटीशन हुआ जुडिशियल सर्विसेज का, जिसको हम केसीएस कहते हैं, जुडिशियल सर्विसेज, तो उसका काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला एक्सपीरियंस का। 87 से लेके 2014 तक मैं जुडिशियल अफसर रहा। एज ए जुडिशियल अफसर काफ़ी हार्ड प्लेसेस पर मैंने नौकरी की है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, ऑनेस्टली और डेडिकेटली किया है। हाँ मैडम, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के दौरान मैंने कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का भी कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें भी मैं उत्तीर्ण हुआ था। जब मेरे सामने ये दोनों आ गई, उससे पहले मैं जुडिशियल अफसर था, तो क्योंकि मैं उन दिनों मुंसिफ था कठुआ में, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट कठुआ। जब ये इसका हमारा ऑर्डर हुआ केएस का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, लेकिन मैंने उस वक़्त, या मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जाननेकारों ने, उनका ये कहना था कि, और मेरा भी ये मानना था कि ये जो जुडिशियल सर्विसेज हैं ये एक अलग किस्म की हैं, जिसमें कि आदमी एक रिस्पेक्ट कमांड करता है और किसी से उसको कोई उपेक्षा नहीं हो, ना वो किसी से उपेक्षा रखता है और ना कोई उपेक्षा होती है। उस चीज़ के बिना वो उनका काम करता है। तो एक जुडिशियल अफसर जो था वो हमेशा जो है एक इंसाफ का काम करता है और करता रहेगा। लेकिन एक स्टेज पे आके मैंने भी फील किया कि ये मेरा भ्रम था। लेकिन अगर भ्रम टूटा तब भी मुझे इस चीज़ का कोई गम शिकवा ना हुआ। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो मैंने रिटायर होने से पहले मैं सीनियर मोस्ट सेशन जज था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था। रिटायर होने के बाद मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन कर ली, फिर मैं वकील बन गया। मैंने जैसे कहा, ये तब एक दरिया के दो किनारे हैं, एक किनारा छोड़ के मैं दूसरे किनारे पे आ गया। तो इस पे भी मैंने, जब से ये लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल प्रोफेशन छोड़ के मैं लीगल प्रोफेशन में आ गया हूँ, मैं समझता हूँ मैं घर वापस आया हूँ, मेरी घर वापसी हुई है। यहाँ मैं इतना अपने आप को आज़ाद और इतना समझता हूँ कि मैं अपने लोगों की हर तरह से खुल के मदद कर सकता हूँ। अपना जो मेरा एक लीगल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है,
और जो मैंने यहाँ पे काम करके कमाया हुआ है। तो दोनों तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतरीन रहा है, चाहे उसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन मैं एक पूरी तौर से ये कहूँगा कि ये सारा पीरियड जो मेरा रहा लाइफ का, सर्विस का, या आज मैं पहले भी वकील था, आज भी वकील हूँ, बहुत बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रहा। आज भी मैं बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। एज ए जज भी लोगों की सेवा ही कर रहा था। तो जिस तरह से आपने बताया काफी स्ट्रगल जो है आपने किया, इसके साथ साथ बताया कितनी चुनौतियों का जो आपको सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैडम, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो एक लॉयर है, उसको चुनौतियों का काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने प्रोफेशन में एग्जिस्टेंस के लिए उसको काफ़ी लड़ाई करनी पड़ती है। अगर वो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट होगा तभी लोग उसके पास आएंगे, अपने मुकदमों में उसको एंगेज करेंगे या उससे लीगल एडवाइस लेंगे। अगर उसके पास लीगल एक्यूमेंट नहीं है तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। तो लिहाजा मेरा ये है कि जब तक आपके पास कुछ है नहीं, कुछ आप दे नहीं सकते हो। इसी तरह मैंने जैसे कह रहा हूँ कि मैंने जुडिशियल अफसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी जितना मैं अच्छे से अच्छा करना चाहता था और जितना मुझे अच्छा लगता था, जिसमें वक्त की मैंने कभी वो नहीं सोचा कि वक्त क्या हुआ, वक्त कहाँ गया, क्या हुआ, कम हो गया, ज़्यादा, लेकिन काम की तरफ मैंने पूरी तवज्जो दी और अपने दिल से काम किया, जिसमें मेरी आज भी मुझे इतनी मेरी कॉन्शियस सेटिस्फाइड है कि मैंने अपना मेरी जो ड्यूटी थी मैंने उसको बड़े बाखूबी निभाया है। सर, जिस तरह से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जो कल जम्मू बंद किया गया था, उस पे आपका क्या विचार है? मैडम, जैसे मैंने कहा कि पहले भी मैं वकील था, फिर मैं जज बन गया, जुडिशल अफसर बन गया, आज मैं फिर वकील हूँ। मैं बार एसोसिएशन जम्मू का एक मेंबर हूँ। चूँकि ये जो डिसीजन लिया है, जो भी इस एजिटेशन का डिसीजन लिया है, ये हमारे जनरल बॉडी हाउस ने लिया हुआ है। चूँकि ये डिसीजन जब हमारी सबसे बड़ी बॉडी जिसको हम सुप्रीम बॉडी कहते हैं, उन्होंने लिया है, उस पर मैडम मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, और मेरा कमेंट करना भी जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। एक जो सुलझे पड़े हुए और एक एक्सपीरियंस आदमी से आप चाहते हो। सर, जिस तरह से गो बैक रोहिंग्यास को लेके काफी नारे लगाए जाते हैं, आसिफा मर्डर केस के लिए जिस तरह सीबीआई इंक्वायरी की जा रही है, इस पे आप क्या विचार है आपका? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, इसके अपने अपने विचार हैं, हर एक के अपने अपने विचार हैं, और हर एक के विचार जो हैं, जब तक आप पूरी तरह बीन को स्पिल नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या मसले हैं। इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसमें लोकल मोटिवेशन है और क्रिमिनल वाइस है। ये सिर्फ एक, अगर समाज ये कह रहा है कि आप इस इंक्वायरी को सीबीआई को दे दीजिए, तो मेरे ख्याल में हमारी रियासत की गवर्नमेंट या को इसमें कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए था, कोई उनका ऐसा ख्याल नहीं होना, विचार नहीं होना चाहिए था इसको क्यों ना भेजा जाए। उनको जितनी जल्दी होता है इस मसले को सॉल्व करने, अगर वो ट्रूथफुल होते, अगर वो चाहते कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो उन्होंने इसके लिए अपने आप को फटाफट आगे लाया होता, लोगों की मांगें मांगनी होती, जो कि एक छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। सर, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं सरकार जो हमारी कहीं ना कहीं सुस्त और धीमा काम कर रही है इस केस को लेकर? प्रेजेंट सिनेरियो में तो मैडम यही तो लग रहा है कि सरकार बड़ी धीरे धीरे चल रही है, और सरकार जो है किसी चीज़ के लिए भी, किसी काम के लिए सीरियस नहीं है। सर, जिस तरह से सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मांग की जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो हमारा है वो अपना कार्य करने में इतना समर्थ नहीं है कि वो उसका जो भी गुनहगार है उसका पता कर सके। अब देखिए,
कानूनन जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है कानून के मुताबिक कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशंस की जो होती हैं या इन्वेस्टिगेशन हो रही है या उसमें इंक्वायरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कंप्लेनेंट का पूरा हक है, लोगों का पूरा हक है उसमें देखने के लिए क्या कि ये फेयर हो रही है या इम्पार्शियल हो रही। अगर किसी को अगर कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं है या लोग सेटिस्फाइड नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, इसमें ये कहना कि पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन जो है शॉर्डी है और दूसरों की अच्छी है या वो है, वो नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रीमियर एजेंसी है, लोगों का ये मानना है कि आप एक प्रीमियर एजेंसी को ये सौंपें इन्वेस्टिगेशन, ताकि फेयर जो है फेयरनेस आए और लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है वो दूर हो जाए। सर, इस प्रोग्राम के अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? मैं आप लोगों को ये एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस हालात में हमारे बार एसोसिएशन, हमारे ये जम्मू के लोग इस वक्त गुजर रहे हैं और जो चल रहा है स्ट्राइक्स वगैरह का ये कार्य ये चल रहा है, इसमें आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इसको पीसफुली कंक्लूड किया जाए, एक पीसफुल लॉजिकल कंक्लूजन पे लाया जाए, अपने आप को शरारती तत्वों से बचा जाए। तो ये थे जुड़े हमारे साथ शक्ति गुप्ता जी। काफी अच्छा मैसेज जो है इन्होंने दर्शकों को दिया है। तो ऐसे ही अपडेट के साथ जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।